आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में लाइव हाजिर हुआ हूं। बात करूंगा इजराइल और फिलिस्तीन के मसले पर। जहां इजराइल और फिलिस्तीन का मसला जो पूरी दुनिया के लिए तवज्जो का मरकज बना हुआ है। दुनिया में मुजाहरे हो रहे हैं, आवाजें बुलंद की जा रही हैं, लेकिन कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जो खामोश तमाशाई हैं, जो चुपचाप हैं, जो तमाशा देख रहे हैं या फिर सौदेबाजी में मसरूफ हैं, मशगूल हैं, या फिर वो इस कदर डरे हुए हैं कि उन्हें लग रहा है कि अल्लाह नहीं बल्कि अमेरिका ही सबसे ज्यादा सुपर पावर है। कई तरह के चेहरे सामने हैं और हम जिस तरह से इस पूरे मसले को पहले दिन से आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं और एक एक खबर जहां से जैसे भी कलेक्ट होती है, मिलती है, वो आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और इस पर जो तज्जिया हो सकता है, जो तबसरा हो सकता है, जो प्रेडिक्शन हो सकती है, वो भी हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। और आप देखिए कि जब हम कहते हैं कि पूरी दुनिया की तवज्जो, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, बल्कि ये एक सही है, एक सच्ची बात ये है कि इतना बड़ा मसला है, ये इतना अहम मसला है, क्योंकि पहले दुनिया इसको समझ रही थी क्योंकि पिछले 70-75 साल से फिलिस्तीनियों पर जुल्म हो रहा है, उनको घरों में कैद किया जा रहा है, उनकी जमीनों को छीना जा रहा है, उनके लोगों को मारा जा रहा है, उनके लोगों को कैदी बनाया जा रहा है। यानी जो भी अजियत हो सकती है वो उन्हें पहुंचाई जा रही है। मस्जिद अक्सा निशाने पर है, बैतुल मुकद्दस निशाने पे है और ये मुसलमानों की बड़ी इबादत गाह है। तो ऐसे में आप ये देखिए कि दुनिया जो है वो खामोश थी। माह रमजान है और ये माह रमजान के जो आखिरी जुमा होता है उसमें आलमी यौमुल कुद्स ये ईरान की तरफ से पूरी दुनिया में मनाया जाता है और इसका मकसद जो है वो फिलिस्तीन के साथ साथ बैतुल मुकद्दस की हिफाजत, मस्जिद अक्सा की हिफाजत है। और ये पिछले 45 साल से ये प्रोग्राम, क्योंकि इसका आगाज जो रहबरे इंकलाब ईरान है वो आयतुल्लाह हजरत इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह, तो ये उनका ये ऐलान था और आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में इसकी तकरीब जो है मुनक्किद होने लगी। लेकिन उस वक्त लोग इसको इतना अहम नहीं समझते थे, इतना बड़ा मसला नहीं मानते थे। लेकिन आज दुनिया ये समझ चुकी है कि दरअसल ये जो फिलिस्तीन का मसला है ये बहुत बड़ा मसला है, बहुत अहम मसला है, बहुत इंपॉर्टेंट मसला है और ये महज किसी एक खित्ते का, किसी एक मुल्क का, फिलिस्तीन का ही मसला नहीं है, बल्कि आलम इस्लाम के साथ साथ आलम इंसानियत का भी मसला है। आज आप देखिए, आज भले ही कुछ ना हो लेकिन मुखालफत आज यूरोपीय कंट्रीज भी करने लगी हैं। अमेरिका में आवाज उठ रही है, इसके अलावा दूसरे मकामात पर भी आवाज उठ रही है। हम आपको कई तरह की अपडेट आज आपकी खिदमत में पेश करेंगे। हमारे साथ कैप्टन साहब जुड़ेंगे और फदील साहब भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मैं अभी कंफर्म नहीं करूंगा क्योंकि फदील साहब से बात नहीं हो सकी है, लेकिन बहुत मुमकिन है कि वो अभी हमसे जुड़ जाए, नेटवर्क में ना रहे हो। लेकिन कैप्टन साहब से बात हुई, कैप्टन साहब जुड़ेंगे और अगर हमारे साथ डॉक्टर गदाली जुड़ते हैं तो वो भी अच्छा है। कल उन्होंने कहा था कि बहुत मुमकिन है कि हम जुड़ जाएं, तो बहरहाल लेकिन ये कि हम कैप्टन साहब अभी आ जाएंगे, लेकिन जो भी अपडेट है वो हम आपकी खिदमत में पेश कर देंगे और फिर कैप्टन साहब से सुनेंगे, क्योंकि मामला जो है बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे आप देखिए, एक सबसे बड़ा मसला इस वक्त वो ये है कि इजरायली इंटेलिजेंस चीफ को हटाने को लेकर के पीएम और अटॉर्नी जनरल में ठन गई है। कल आपको याद होगा हमने इस पे एक बड़ा अपडेट दी थी और अपडेट ये दी थी कि बहुत मुमकिन है कि नेतन्याहू को इजराइल छोड़ना पड़े और खाना जंगी हो जाए और अटॉर्नी जनरल जो है वो ये कह दे कि नेतन्याहू अब पीएम बने रहने के काबिल नहीं है।
ये बात कल हमने अपनी डिस्कशन में ये बात कही थी। अब चूंकि अमेरिका का पूरा सपोर्ट हासिल है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कब किसका साथ छोड़ देंगे, कब किसका कितना साथ देंगे, कहना मुश्किल है। नेतन्याहू ने क्यों कही गृह युद्ध की बात, अब नेतन्याहू भी गृह युद्ध की बात करने लगे। सबसे पहले आपको याद होगा कि इस मसले को हमने उठाया था, हमने ये बात कही थी और आप लोगों की मदद से कही थी कि खाना जंगी वहां पे होने वाली है, हालात बेकाबू हैं। आप देखिए कि मैं बार बार इजराइल के अंदर की खबर आपको दे रहा था, इजराइल के अंदर क्या हो रहा है उसकी इंपॉर्टेंस मैं आपको बता रहा था। हम जरूर गाजा की बात कर रहे थे, हम लेबनान की बात कर रहे थे, यमन, ईरान, इराक, सीरिया, इन सब की बात कर रहे थे, लेकिन साथ साथ मैं बार बार जो इजराइल के अंदर की खबर है वो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि इजराइल के अंदर की खबर पहुंचाना बहुत जरूरी था। क्योंकि ये आप ना समझिए कि एयर स्ट्राइक हो रही है, मैं बार बार एयर स्ट्राइक के बारे में भी ये बात कह रहा था कि दरअसल ये एयर स्ट्राइक और बेगुनाहों का कत्ल ये नेतन्याहू की हार का खुलासा है, या हार का इंकशाफ हम कह सकते हैं, क्योंकि ये बौखलाहट में हमले किए जा रहे थे, बेगुनाहों को मारना। बौखलाहट ये थी कि हमास का ये कुछ नहीं बिगाड़ सके, भले ही बड़े बड़े लीडर मारे गए हमास के, लेकिन हमास आज भी जिंदा है, हमास आज भी अपनी शर्तों के साथ कायम है। हमास आज भी आप देखिए कि रॉकेट लॉन्चर से हमला कर रहा है। तो ये जो सिलसिला है इसको हम कम नहीं आंक सकते, इसको हम कम नहीं देख सकते, बल्कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अहम है। और यही वजह है, आप देखिए जो डर है नेतन्याहू को क्या डर था कि जब एक तरफ ये भरपूर प्रेशर कि जंग को रोका जाए, जंग को मुकम्मल मुस्तकिल तौर पर रोक दिया जाए, लेकिन नेतन्याहू बार बार हमले करते रहे। बार बार आप देखिए, कभी उन्होंने लेबनान पे हमला किया, कभी हमास पर हमला किया, कभी जो है वो वार्न करते रहे, सीरिया पर हमला वो करते रहे। तो ये जो चीज है, आखिर ऐसा क्यों? हमने कल कैप्टन साहब से भी बात की थी, इससे पहले फजील साहब से भी बात की थी कि ये जो बार बार जंग को बढ़ाना है, जंग को कायम रखना, उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह सिर्फ ये थी कि नेतन्याहू को ये मालूम है कि जैसे ही मुस्तकिल जंग बंद होती है, जैसे ही जंग रुकती है, सबसे बड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ उनके मुल्क में की जाएगी। इंटरनेशनल जो है वो तो है, इंटरनेशनल कोर्ट से क्रिमिनल कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से जो वारंट जारी है गिरफ्तारी का, वो तो है ही, लेकिन खुद इजराइल के अंदर भी अदालत में इनका मामला चल रहा है। ये भ्रष्टाचार में बुरी तरह से फंसे हैं, यही नहीं बल्कि इनकी अहलिया, इनकी पत्नी, वो भी भ्रष्टाचार में फंसी हुई हैं। तो ये आप देखिए कि बहुत यहाँ पे नूर साहब लिख रहे हैं, तिल अबीब में 3 दिन से नेतन्याहू खिलाफ लाखों लोगों ने भारी प्रदर्शन किया। नहीं, मैं उसी की तरफ आ रहा हूं और मैं एक एक बात जो है वो मैं अपडेट कर रहा हूं। यहाँ पे आप देखिए, मैं अपडेट करता चल रहा हूं ताकि आप तक बातें पहुंच जाएं। अब यहाँ पे देखिए, ये खबर जो यरूशलेम है वहां से अपडेट हुई है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अटॉर्नी जनरल गॉली बहारो मियारा के बीच घरेलू सुरक्षा एजेंसी शिन बेट के प्रमुख रोनन बार को हटाने को लेकर विवाद हो गया, तनाजा वहां हो गया है। बहारो मियारा ने निर्देश जारी करके नेतन्याहू को किसी भी तरह की कार्रवाई से रोक दिया है। इससे पहले न्यायालय ने बार को हटाने के फैसले पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी थी। उन्होंने कहा नए शिन बेट प्रमुख की नियुक्ति पर प्रतिबंध है। इसके साथ ही उन्होंने इस पद पर नियुक्ति के लिए किसी भी तरह के साक्षात्कार पर भी पाबंदी आयद कर दी है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे नेतन्याहू ने गृह युद्ध का जिक्र क्यों किया, ये भी सुन लीजिए। ये भी यरूशलेम से जवाब में
नेतन्याहू ने इस निर्देश को खारिज कर दिया और सरकार की सुरक्षा नियुक्तियों पर अधिकार को फिर से स्पष्ट किया। उनके कार्यालय ने एक बयान में कहा, इजराइल में कानून का राज है और कानून के अनुसार सरकार तय करती है कि शिन बेट का प्रमुख कौन होगा। इसे लेकर सिविल वॉर नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देखिए क्यों ऐसी बात की जा रही। इसका मतलब साफ साफ जाहिर हो रहा है कि हालात जो है वो बहुत ही खराब हैं। हालात जो है वो बहुत ही इजराइल के लिए और ये जो हमले हो रहे हैं वो दरअसल माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, दुनिया के सामने ये बताने के लिए हालात बहुत सनसनीखेज हैं। अब यहाँ पे देखिए, इससे पहले शुक्रवार को उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने बार की बर्खास्तगी पर रोक लगा दी थी। नेतन्याहू के फैसले को चुनौती देते हुए विपक्षी दलों ने याचिका दायर की थी। आरोप था कि नेतन्याहू टकराव की वजह से बार को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष के मुताबिक यानी अपोजिशन के मुताबिक सरकार की सुरक्षा नीतियों को लेकर की गई जांच को लेकर नेतन्याहू शिन बेट से नाराज हैं और इसी कारण बार को पद से हटाना चाहते हैं। यहाँ पे आप देखिए कतर गेट का उठाया था मुद्दा। अब यहाँ पे बता दें कि बार का कार्यालय पहले 20 अप्रैल को समाप्त होने वाला था, जिसे कैबिनेट ने 10 अप्रैल तक कर दिया था। हालांकि अधिकारियों ने इशारा किया था, संकेत दिए थे कि वो नए प्रमुख की नियुक्ति के बाद जल्दी भी जा सकते हैं। हमास इजराइल युद्ध के बाद से नेतन्याहू और बार के बीच तनाव बढ़ गया। शिन बेट ने सरकार के युद्धकालीन निर्णय और कतर गेट मामले को प्रमुखता से उठाया था। इसमें नेतन्याहू के सहायकों और कतरी अधिकारियों के बीच कथित अनौपचारिक संपर्कों का मामला भी शामिल था। इजरायली मीडिया के अनुसार नेतन्याहू कैबिनेट ने रविवार को बहारो मियारा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करने का निर्णय लिया था, फैसला लिया था। प्रधानमंत्री के साथ हुए विवाद के कुछ घंटे बाद ही उनके कार्यालय ने, उनके दफ्तर ने ये जानकारी दी है। तो ये आप देखिए, ये बहुत बड़ी अपने आप में खबर है, बहुत इंपॉर्टेंट ये खबर है। हमारे साथ जल्द ही कैप्टन साहब जुड़ जाएंगे और उनसे हम बातचीत सुनेंगे। हमारे साथ बहुत सारे, आज मैं सोच रहा हूं अपने साथियों का भी जिक्र करता चलूंगा जो हमारे साथ जुड़ते हैं, जो हमारे हमसे बातचीत करते हैं, उनके बयानात को भी हम लेंगे। लेकिन उससे पहले गजा का भी जिक्र जरूरी है और इसके बाद जो अंसारुल्लाह अल हौती है उसने किस तरह से तिल अवीव में जो एयरपोर्ट है, बेन गुरियन एयरपोर्ट, उसको कैसे सटीक निशाना लगाया है और वहां कैसे धुआं पूरा एयरपोर्ट हो गया है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो यहां पे आप देखिए, मैं गजा के ताल्लुक से बात करूंगा यहाँ पे, और मैं ये इंडियन जो न्यूज है उसी के हवाले से इजरायली हमले में धुआं गजा का एकमात्र यहाँ पे ये आप देखिए, मैं एक और खबर यहाँ पे लेकर के हाजिर होऊंगा और उस पे बातचीत करूंगा, क्योंकि गजा का जिक्र जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, बहुत अहम हो जाता है जब हम गजा की बात करते हैं, क्योंकि गजा जो है वहाँ अभी बहुत हालात खराब है। 50,000 से ज्यादा लोगों की अब तक वहाँ पे मौत हो चुकी है और बहुत सारे लोग जो है वो मिसिंग बताए जा रहे हैं। वहां अभी भी खाना पानी नहीं पहुंच पा रहा है, जिससे लोगों में, और चूंकि माह रमजान है, आप सब जानते हैं कि इन दिनों माह रमजान में किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे आप देखिए, मैं 2-3 तस्वीरें आपके सामने पेश करूंगा और खास तौर से मैं बताऊंगा कि इजरायली हमलों में मरने वाले फिलिस्तीनियों की संख्या 50,000 के पार, गजा के 15,000 बच्चों की मौत हुई है। ये ऑन रिकॉर्ड पूरा बयान सामने आ गया है। इसके साथ साथ ईरान ने खाड़ी के 3 द्वीपों पर तैनात किया नया मिसाइल सिस्टम। ट्रंप की धमकी के बाद उठाया कदम, बढ़ेगी टेंशन। तो ईरान ने भी कैसी तैयारी की है, मैं इस पर भी बात करूंगा। और इसके साथ साथ बारूद के ढेर पर बैठा है ईरान,
कभी भी हो सकता है विस्फोट। तो ये आप देखिए, ये इस पर भी हम एक एक करके रोशनी डालेंगे। और अब मैं ये इंडियन अखबार की सुर्खियां थी जिस पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ मैं बहुत जल्द जो है जो यहाँ पे शहर न्यूज एजेंसी है उसके हवाले से भी मैं आपकी खिदमत में कुछ अहम खबरें पेश करूंगा। यहाँ पे यमन की मसले अफवाज के तर्जुमान यहाँ ब्रिगेडियर याहिया सरी ने बिन गुरियन हवाई अड्डे पर मिसाइल हमले को कामयाब करार दिया है। उन्होंने कहा है कि ये यमन के मसले अफवाज के तर्जुमान ब्रिगेडियर याहिया सरी ने तिल अवीव के बिन गुरियन हवाई अड्डे पर मिसाइल हमले के बारे में कहा है कि ऑपरेशन कामयाब रहा और इस हवाई अड्डे पर परवादें आधे घंटे के लिए रोक दी गई। यानी जो हमला है वो उसकी कामयाबी की दलील ये है कि परवादें यानी जो यहाँ से जहाज जाने वाले थे, उड़ने वाले थे, उन्हें सब आधे घंटे के लिए रोका गया और इसे एक बड़ी कामयाबी के तौर पर यहाँ यमन देख रहा है। इसके अलावा बहरे अहमर में मुतबादिल तैयारा बरदार बहरी जहाज भेजने की अमरीकी दरख्वास्त से यमन के मुकाबले में अमरीका के शिकस्त की अक्कासी होती है। ये अब्दुल मलिक अल हौती ने ये बात कही है और ये वाकई अगर देखा जाए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अहम है। कैप्टन साहब अभी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं, जैसे ही वो जुड़ते हैं हम उनको लेकर के आते हैं। कैप्टन साहब जब कहते हैं तो वो जरूर शिरकत करते हैं। तो मैं कैप्टन साहब का इंतजार कर रहा हूं कि जैसे ही कैप्टन साहब आते हैं हम उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे और फदील साहब को भी हम कांटेक्ट कर रहे हैं। अगर फदील साहब से बात हो जाएगी तो जाहिर है कि वो भी हमसे जल्द जुड़ जाएंगे। थोड़ा से वो लेट जुड़ते हैं, लेकिन ऐसी उम्मीद की जा रही है कि वो भी हमसे जल्द जुड़ जाएंगे। मैं कुछ बात और कर लूं, खास तौर से ईरान के हवाले से जो ये कहा जा रहा है कि बारूद के ढेर पर बैठा है ईरान, तो इसको थोड़ा समझते चलें कि आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है। कभी भी हो सकता है विस्फोट, इजराइल के एक हमले से टूट जाएगा देश, इस्लामिक शासन के उल्टी गिनती शुरू। ये यहाँ पे क्यों कहा जा रहा है, ऐसी क्या है? और ये तेहरान डेडलाइन से खबर है। यहाँ पे कहा गया कि ईरान की सरकार के करीबी अधिकारी ने पिछले हफ्ते कहा कि देश बारूद के ढेर पर बैठा है और आगे आर्थिक तनाव की वजह से इसमें आग लग सकती है। इस साल जनवरी महीने में ईरान के सांख्यिकी केंद्र की रिपोर्ट से पता चलता है कि देश में 1/3 से ज्यादा सामानों की कीमत 40% से ज्यादा बढ़ चुकी है। देश की सरकारी मीडिया की रिपोर्ट से पता चलता है। अब यहाँ पे देखिए, मैं पूरी रिपोर्ट आपकी खिदमत में क्या पेश करूं, क्योंकि ये रिपोर्ट जो है वो एक करीबी अधिकारी, अब ये अधिकारी से है, लेकिन इजराइल पे ऐसी कोई खबर नहीं दे रहा है। इजराइल के बारे में ऐसा कुछ नहीं कोई बता रहा है कि जहां पे हालात बड़े खराब हैं, लाखों लाख लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ईरान में तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है, कहीं कोई प्रोटेस्ट नहीं, कहीं कोई मुजाहरा नहीं। हाँ, फिलिस्तीन की हमायत में वहां प्रोटेस्ट हो रहे हैं और अभी जब आलमी यौमुल कुद्स आएगा तो आप सब अपनी आंखों से देखेंगे कि वहां किस तरह से लोग सड़कों पे उतरेंगे, आवाज बुलंद करेंगे। ये सब अभी आप अपनी आंखों से देखेंगे। तो ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। तो बहरहाल मैं इस बात को नहीं मानता। अब दूसरा आ जाइए यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं समझता हूँ ईरान ने खाड़ी के 3 द्वीपों पर तैनात किया नया मिसाइल सिस्टम, ट्रंप की धमकी के बाद उठाया कदम। अब ये जो तैयारी देखिए, कोई भी मुल्क जब हालत जंग में होता है तो वो इस तरह की तदबीरें जो है वो करता है। अब यहाँ ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने खाड़ी में 3 अहम द्वीपों पर नई मिसाइल सिस्टम की तैनाती की है। ईरान ने कहा कि ये मिसाइल सिस्टम दुश्मन के ठिकानों, जहाजों और संपत्तियों को नुकसान बना सकते हैं, निशाना बना सकते हैं। ये हथियार ग्रेटर टुम, लेसर टुम और अबू मूसा द्वीप पर तैनात किए गए हैं। तो 3 जो द्वीप है, टापू है, वहां पर आप देखिए, यहाँ पे एक है ग्रेटर टुम, दूसरा है लेसर टुम और तीसरा है अबू मूसा द्वीप। तो ये 3 है जहाँ पे द्वीप होर्मुज
जलडम रूम मध्य के पास है, जो दुनिया के लिए बहुत अहम शिपिंग रूट है। होर्मुज, जिसकी कल हम लोग बात कर रहे थे कि क्या ईरान ने बंद कर दिया है, तो यही बात निकल के आई थी कि अभी बंद नहीं किया। अब यहाँ ईरान का साल 1971 से इन तीनों खाड़ी द्वीपों पर नियंत्रण है। हालांकि इन द्वीपों पर ईरान का संयुक्त अरब अमीरात के साथ विवाद भी चल रहा है। लेकिन विवाद के अलावा ये सच्चाई है कि यहाँ पे ईरान का कब्जा है, ये ईरान जो है इसको मानता है और यहीं पे मिसाइल सिस्टम को तैनात कर दिया गया। तो ईरान की ओर से द्वीपों पर मिसाइल सिस्टम की तैनाती ऐसे वक्त में हुई है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान को परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत फिर से शुरू करने के लिए कहा है। ऐसा न करने पर ट्रंप ने ईरान पर सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दी थी। यानी ट्रंप ने कुछ 15-20 दिन या 1 महीने का वक्त दिया है और कहा है कि अगर वो बातचीत नहीं शुरू करते तो हम ईरान पर अटैक करेंगे। लेकिन ईरान के जो सुप्रीम लीडर है अयतुल्ला सैयद अली खामनेई साहब, उन्होंने भी बहुत वादे तौर पर ये कह दिया है कि अगर आपने जंग शुरू की तो ये जंग एक तरफा नहीं होगी, बल्कि इधर से भी कार्रवाई की जाएगी। तो ये जो बात कही है, मैं समझता हूं कि इसको समझना चाहिए। और ये जो तैयारी है, और ईरान की तैयारी कोई एक दिन की तैयारी नहीं है, बल्कि ईरान समझ रहा है, ईरान जान रहा है कि कभी भी दुश्मन जो है उसको टारगेट कर सकता है। तो इसलिए मुझे लग रहा है मेरे साथ कैप्टन साहब आ गए हैं, मैं उन्हें बहुत जल्द स्क्रीन पर लूंगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट खबरों की तरफ मैं बात कर रहा था। और तो अब वो सिचुएशन जो है आ गई है। ईरान के खाड़ी में मिसाइल सिस्टम की तैनाती के अलावा अमेरिका ने भी क्षेत्र में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाई है। ईरान की तैनाती से क्षेत्र में अमेरिका के साथ उनकी तनातनी बढ़ सकती है। तो ये तमाम सूरत